अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा गुलरेज और एक बार फिर आप लोगों के सामने सोशल क्लब फॉर PWDs के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाजिर हूँ। जैसा कि आप तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमारे इंटरव्यू कंडक्ट करने का मकसद होता है कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे स्पेशल फ्रेंड्स हैं जो किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से सफ़र कर रहे हैं और घर बैठ के वो ना उम्मीद हो गए हैं, होपलेस हो गए हैं, वो बिल्कुल ऐसा हरगिज मत करें। और हम ये भी चाहते हैं साथ साथ कि हमारे जितने स्पेशल फ्रेंड्स जो है वो अब किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए, चैलेंजेस को फेस करते हुए आज किसी ना किसी मकाम पे खड़े हैं, तो हम उनको इनकरेज भी करें। तो हमेशा एक बात जानिए कि जो डिसेबिलिटी इज नॉट इनएबिलिटी, और जो डिसेबिलिटी है जस्ट आपका एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है। अब यकीन जानिए, अगर आप इस डिफरेंट लाइफस्टाइल को में अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। ये बात मैं ना सिर्फ मुशाहिदे के तौर पे बल्कि एक तजुर्बे की बुनियाद पे कह रही हूँ आप लोगों को। तो ये आज भी इसी सिलसिले में मैंने एक अपनी बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी सी गेस्ट को दावत दी है अपने प्लेटफॉर्म पे, ताकि हम उनकी कहानी सुने और उनकी अचीवमेंट जाने कि किस किस किस्म की उन्होंने अचीवमेंट्स जो हैं वो हासिल की हैं, कामयाबियां हासिल की हैं, और किन किन मुश्किलात और चैलेंजेस से गुजरते हुए यहाँ तक वो पहुंची हैं। माशाल्लाह बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं। और उनका थोड़ा सा तारुफ मैं खुद करवाऊंगी और बाकी तारुफ वो अपना खुद करवाएंगी, अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाएंगी। उनका नाम है जी ज़ारा अली। और ज़ारा अली जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मल्टी टैलेंटेड एक हैं, लेडी हैं और बड़ी करेजेस लेडी हैं। इन्होंने ये करती हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम भी करती हैं। इसके अलावा ये इनकी बुक्स भी पब्लिश हो चुकी हैं इंग्लिश में। और एक शॉर्ट फिल्म जो है इन्होंने बनाई है, अपनी, आई थिंक इनकी कोई बायोग्राफी है। इसके बारे में भी हम इनसे पूछेंगे अपने इंटरव्यू में। अच्छा, और इसके साथ साथ मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आपके इनकरेजमेंट, आपकी अप्रिसिएशन स्पेशल फ्रेंड्स के लिए वो इस तरह होगी कि आपने जो है, जब आप हमारा इंटरव्यू देखें तो काइंडली इसको सब्सक्राइब, पहले सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद आप जो लिंक है, इंटरव्यू लिंक है, वो तमाम फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस जो इंटरव्यू का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आपने उसको लिंक को क्लिक करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, हमारा चैनल जिसका नाम है इंटरव्यू विद हिडन जेम्स, छुपे हुए हीरों के साथ और मोतियों के साथ जो है इंटरव्यू, तो उस आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और साथ साथ फिर शेयर भी करना है जरूर, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारे गेस्ट को, हमारे सोशल फ्रेंड्स को कितना इनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम मिलते हैं ज़ारा अली से। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाओ ज़ारा, कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी ज़ारा, आप सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप जैसे कि आप फिजिकल डिसेबल है, और तो आपने डिसेबिलिटी एक्वायर की या आप बाय बर्थ हैं, ये भी बताइए। और इसके अलावा क्या क्या करती हैं आप, तो आप अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाइए जी ज़ारा। मैं बाय बर्थ डिसेबल्ड नहीं थी। मैं 16 साल की उम्र में मुझे जॉइंट सेल ट्यूमर हुआ था, C7T1 लेवल पर, जो कि हमारी नेक और बैक के बिल्कुल बीच का जॉइंट होता है। तो यूजुअली बड़ा रेयर सा ट्यूमर है, ये होता है लोगों को घुटनों में या फिर मतलब ये नॉर्मल छोटे मोटे जॉइंट्स में होता है, लेकिन मुझे सबसे क्रिटिकल जॉइंट में हो गया, वो था नेक और बैक के बीच का जॉइंट। तो अ, ये हुआ ऐसे था कि मुझे बेसिकली बाजू में दर्द स्टार्ट हुई थी और जो मेरी ग्रिप है वो हाथ की लूज हो गई थी। तो उसको वहां से स्टार्ट जब हुआ, उसके बाद पेन निकली, फिर एक कॉलर लगा दिया गया। लेकिन मुझे डायग्नोज ये किया गया जी इनको ट्यूबरक्लोसिस है, इनको टीबी है बोन की, जबकि वो एक रॉन्ग था डायग्नोसिस मेरा, और मुझे एक्चुअली टीबी नहीं थी। और वो दवाइयों से फिर क्या हुआ, एग्रेवेट होकर कहीं ना कहीं जो भी इंटरनल सिस्टम था, विद इन 1 वीक मैं बेहतर होने के बजाय मैं ना चलते चलते गिरना शुरू हो गई। तो वहां से खैर पता चला कि जी सिचुएशन खराब है। फिर मेरी एक दिन बायोप्सी हुई और उस बायोप्सी में पता चला कि ये ट्यूमर है, लेकिन मसला ये हो गया कि डॉक्टर ने विदाउट कंसेंट मेरी वर्टेब्रल बॉडी भी रिमूव कर दी। अब उसके बाद ये हुआ कि मेरी
एक और सर्जरी हुई जिसमें डिकम्प्रेशन हुई और मेरी स्पाइन को केज कर दिया गया मेटल के साथ, एक दो जॉइंट्स ऊपर दो जॉइंट नीचे, क्योंकि बीच का जॉइंट निकल चुका था। तो एक डॉक्टर की गलती की वजह से एक पूरा सिचुएशन काफी हद तक मेरे अगेंस्ट चला गया था। और उसके बाद जिंदगी जो है बिल्कुल ही बदल गई, और कोई रिहैबिलिटेशन भी समझ में नहीं आई। और फिर पता चला कि ये भी एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। और खुद ही अपना रिहैब किया, खुद ही डिजाइन किया, जो भी इर्द गिर्द डॉक्टर्स जानने वाले लोग थे, क्योंकि सर्जन ने घर भेज दिया था। जिस दिन मैं अपने हॉस्पिटल से निकल के गाड़ी में बैठी थी, 4 लोग लगे थे सिर्फ गाड़ी में बिठाने के लिए, कि बॉडी इतनी ज्यादा स्टिफ हो चुकी थी, बॉडी में अकड़ाव आ चुका था। लेकिन मुझे एज सच कहीं सपोर्ट नहीं मिला कि रिहैब करना कैसे है, आना कैसे है वापस। तो वही बात है कि जब आप वो कहते हैं ना कि जरूरत इजाद की माँ, तो फिर खुद ही अपनी रिहैब प्लान की, एक्यूपंक्चर यूज किया, ये चीजें इधर उधर से फिजियोथेरेपी करवा ली। तो आहिस्ता आहिस्ता ना खुद ही बिल्ड होता गया, मतलब ये नई थेरेपी आ गई तो नई थेरेपी। तो उसी तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वो एक सबैटिकल हो गया, हर चीज से सबैटिकल था, लाइफ से ही था खैर। तो पढ़ाई भी रुक गई थी। जब मैं डिसेबल हुई थी तब मेरे 1 महीने बाद ओ लेवल के पेपर थे। तो पढ़ाई वहीं रुक गई थी मेरी। और फिर जब तकरीबन मैंने 6 साल के बाद पढ़ाई दोबारा स्टार्ट की थी, और मैंने ओ लेवल किया, ए लेवल किया खुद से प्राइवेट स्टडी, क्योंकि मैं दोबारा ऑर्गेनाइजेशन या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर पाई, मुझे एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज थे और मूवमेंट के भी इश्यूज थे। तो उसके बाद मैंने प्राइवेटली बीए किया, और इसी दौरान मैं एक अपनी मेंटोर को मिली, और उनका नाम मिस साइमा अशरफ है। उन्होंने मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में बताया कि जी फ्रीलांसिंग भी कोई चीज होती है। और तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और लिखना शुरू किया, और हल्के फुल्के छोटे मोटे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किया। तो फ्रीलांसिंग से आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद है मेरी पहली अर्निंग 500 रुपए की हुई थी। मुझे मैंने वो पिक्चर खींच के रखी हुई है कि वो एक इंडिपेंडेंस, एक इस तरह के लॉन्ग सिचुएशन के बाद वो तो ऐसे था कि बस बस पर लग गए मुझे। तो वहां से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और अपने स्किल्स डेवलप करना शुरू किए, क्योंकि बाहर जाके कुछ भी करना या बाहर जॉब या इन चीजों के बारे में सोचना मेरे लिए उस पॉइंट पर बहुत मुश्किल था, फिजिकली भी और मेंटली भी एज सच। तो मैंने अपने स्किल डेवलपमेंट शुरू किए, ब्लॉगिंग शुरू की। उसके बाद मैंने घर पे रह के स्क्रीन राइटिंग का भी कोर्स किया, और सारे मतलब स्किल्स बढ़ाए। सबसे पहले मैंने अपनी किताब पब्लिश की, जो कि एक नोवेला थी जिसका नाम था द स्ट्रेंजर। वो उसने 100 कॉपीज, उसकी 100 कॉपीज मैंने बेची, और वो भी मैंने खुद ही डिस्ट्रीब्यूट की थी, प्रिंट भी खुद करवाई, डिस्ट्रीब्यूट भी खुद ही की। और खुद ही सिस्टम बना के खुद ही चीजें करके, क्योंकि यहाँ सेल्फ पब्लिशिंग का तब कोई सिचुएशन या स्कोप ही नहीं था। उसके बाद मैंने दूसरी किताब लिखी, अब माशाल्लाह मेरी तीसरी किताब आ रही है, और इसी दौरान मेरे स्क्रीन राइटिंग का भी काम चल रहा था। मैं स्किल ले चुकी थी, और बड़ी मजे की मैं बात बताती होती हूँ कि मैंने आज तक उस कोर्स के पैसे नहीं दिए हुए, अपना सर्टिफिकेट भी नहीं निकाला हुआ, एंड आई एम अर्निंग फ्रॉम दैट। मेरा पूरा करियर मैंने उस स्किल के ऊपर बिल्ड किया है विद माई ओन एफर्ट्स। मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स की किताबें अडेप्ट की, और उसके बाद उनके रॉ आइडियाज के साथ भी काम किया, और उनको स्क्रिप्ट्स लिख के दिए। लेकिन कभी भी ना वो गोस्ट राइटिंग में होता ये है कि आप लिखते भी हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा होता, क्रेडिट आपके क्लाइंट का ही होता है। वो आपको पे कर देते हैं कि आपका स्किल हमने खरीदा है, ये स्क्रिप्ट अब हमारा है। तो वो कहीं ना कहीं खलिश आ गई मेरे अंदर कि यार ये तो सारा मैं कहानी जी रही हूँ, कहानी लिख रही हूँ, लेकिन मेरा नाम नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या किया, ऑफ कोर्स अर्निंग करके पैसे इकट्ठे किए, और अपनी एक ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट फिल्म लिखी और को प्रोड्यूस की चल फिर सिनेमा के साथ, और वो रिलीज की। और अब माशाल्लाह वो तकरीबन 10 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में फीचर भी हो चुकी है, सिलेक्टेड हो चुकी है। तो वो एक करियर, उस तारुफ थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन के दोस्त के साथ मैंने एक आउटसोर्सिंग कंपनी में पार्टनरशिप रखी, दैट्स ग्रेट। और उसमें मैं बिजनेस आगे भी डेवलपमेंट करती हम हूँ, वो भी वर्क फ्रॉम आपसे होम पूछते है। रहेंगे बहुत सारी बातें ज़रा। अच्छा ज़रा, ये सारे सफ़र में जब आपने अपने तारुफ में बताया कि आपको इस तरह डिसेबिलिटी हुई और फिर आपने दोबारा से ज़िंदगी गुजारना शुरू की, तो सेल्फ मोटिवेशन तो इसमें काम करती ही करती है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। हम्म। लेकिन इसके साथ हम्म। साथ कोई सपोर्ट सिस्टम भी होता है, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको इस दौरान किसने किया? आई थिंक सबसे ज्यादा सपोर्ट आपकी फैमिली का ही होता है। मुझे लगता है अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली ऐसे हैं कि वो आपको कभी भी खुद पे तरस ना खाने दें। सेल्फ पिटी एक ऐसी चीज होती है
जब एक ऐसी इन्वायरमेंट में आप हो जहाँ पे आपको रिहैब तक नहीं मिल रहा है, आप खुद ही उस चीज में आ रहे हो, तो बड़ा इजी होता है सेल्फ पिटी में आना कि यार मैं तो नहीं हो पाएगा, मरना बेहतर है, ये बेहतर है, वो बेहतर है, थॉट्स के पर्सपेक्टिव में। यहाँ सबसे बड़ा मैं थैंक यू जो करती हूँ, या मैं जो सबसे बड़ा क्रेडिट देती हूँ, वो मैं देती हूँ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को। मेरे जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे सही मायनों में इंक्लूजन का मीनिंग समझाया है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल सब कहीं जा रहे हैं, एक होटल है वहां पे सीढ़ियां हैं, तो वो उठा के मेरी व्हील चेयर लेके जाएंगे और वो मुझे फील करवाएंगे कि तुम पार्ट हो इस गैदरिंग का, तुम भी आओ। और That's इसी तरह मेरे दोस्त हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली वो सपोर्ट सिस्टम होते हैं जो आपको सेल्फ पिटी में जाने से रोकते हैं, या आपको सेल्फ पिटी में पुश भी कर देते हैं। मेरे केस में अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ब्लेस्ड विद अ गुड फैमिली, सपोर्टिव फैमिली, एन अमेजिंग सेट ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सेल्फ पिटी नहीं करने दी, कभी भी नहीं करने दी आज तक। गुड, दैट्स गुड। बिल्कुल, ज़्यादा ऐसे ही है कि अगर हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करे और सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो तो डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलती है। और इंक्लूजन में ख़ास तौर पे हम सोसाइटी में एक अच्छे तरीके से इंक्लूड हो जाते हैं डेफिनेटली। अच्छा, ज़रा ये बताएं, अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में अपनी बुक्स का भी जिक्र किया, आपने जो है आपकी बुक्स पब्लिश हुई और द साइलेंट इंट्रूडर्स और द स्ट्रेंजर के नाम से। तो जी। नाम पढ़ के तो लग रहा है ये बड़ी कोई उदास सी कहानी है, तो इसमें क्या है और मेन किरदार क्या है और आपने क्या सोच के लिखी? जो पहली किताब थी द स्ट्रेंजर बेसिकली एक लव स्टोरी है, लेकिन उस लव स्टोरी की जो अंडरटोन्स हैं वो डेफिनेटली मेरा अपना कैथारसिस है। एक सोसाइटी को लेके एक ओवरव्यू है कि जब भी कोई डिसेबिलिटी या कोई ट्रेजेडी किसी और के जिंदगी में हो जाती है, तो किस तरह से लोगों की और लाइफ के चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। लेकिन आई थिंक एवरी वो कहते हैं ना, हर देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो वो मैंने उस किताब के अंदर ज़रूर शो किया है, तब मैं वो उस चीज़ को इन्विज़न करती थी। और मुझे लगता है कि अभी वो किताब ज़्यादा लोगों को हिट या इतनी पसंद भी इसलिए आई थी कि उसके अंदर बेसिकली हम सब उस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जब एक कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो अगर हम अपना हाथ बढ़ा के उस ट्रेजेडी से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप एक लूप में फँसे ही रहोगे। और उसमें आपकी ज़िंदगी में लोग भी ऐसे आते हैं जो या तो वो आपको पीछे खींचते हैं, या तो वो आपको आगे निकलने में मदद करते हैं। तो वही बात है, उस किताब का ये थीम है। सही। दूसरी किताब सोली डिफरेंट थी, वो मेरा एक क्रिएटिव वेंचर ही रहा। वो एक क्राइम थ्रिलर है, और वो एक कंप्लीट बुक है, वो एक कहानी है जो मुझे लगता है कि उसके अंदर भी अंडर थीम्स थे, क्योंकि मुझे लगता है राइटर कहीं ना कहीं अपने अंदर की वेंटिंग अपनी कहानियों के थ्रू करता है। तो मैंने अपने कैरेक्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी और वो एक लड़ने के एटीट्यूड को रखा है, जो मैं एक थीम आज तक देती हूँ। अब मेरी खैर से तीसरी किताब आने वाली है, तो वो जो एक थीम मैं देख रही हूँ, या मुझे लगता है जो चीज लोगों से कनेक्ट कर जाती है, वो यही होती है कि मेरे कैरेक्टर्स रिजिलियंट हो जाते हैं। कोई एक कैरेक्टर आपको ऐसा जरूर दिखेगा जो अपनी जिंदगी के ऑड्स के साथ ना लड़के निकलना चाहेगा। तो मुझे लगता है यही मेरी मेरी एज अ राइटर वॉइस रही है। और मैं चाहती हूँ मैं एक डिसेबल्ड कैरेक्टर पे भी लिखूं। अभी तक नहीं लिखा है, लेकिन ये है कि अभी तक जितने मेरे बुक्स रहे या जितनी कहानियां रही हैं, सिवाय मेरी फिल्म के, उसमें मैंने कोशिश यही की है कि इवन एबल बॉडीड, ताकि रिलेटेबिलिटी रहे, कि लड़ने के एटीट्यूड, रेजिलियंस जरूर दिखे मेरी कहानियों में। Good। अच्छा, जरा ये ई बुक की सूरत में भी है और प्रिंट फॉर्म में भी पड़ी है आपकी बुक? अच्छा, जी तो जी जी जी, मेरी आमतौर पे ये किसी स्टोर दोनों में में। मिल जाएगी बुक अगर कोई लेना चाहे, क्योंकि हमारे ये व्यूअर्स। नहीं, क्योंकि ये है कि मेरी जो किताब है वो सेल्फ पब्लिश्ड है, वो ट्रेडिशनली पब्लिश्ड नहीं है। हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल इंग्लिश पब्लिशिंग एज सच होती भी नहीं है, लेकिन खैर मुश्किल है ट्रेडिशनली किताब पिकअप करवाना, तो मैंने सेल्फ पब्लिश ही की हुई है, तो ये स्टोर्स में नहीं अवेलेबल है। स्टोर्स में अवेलेबल नहीं है, तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो क्या आप उसको डिलीवर करेंगी अपनी किताब? जी अच्छा। जी आप बिल्कुल।
जी क्या? बिल्कुल, मेरा इंस्टाग्राम पेज है ज़हरा स्पीक्स 5, उसका यूज़र नेम है, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं आपको किताब भिजवाऊँगी। एंड देन सीओडी ही होता है, उस पर्सपेक्टिव में पूरा सिस्टम मैंने बिल्ड किया हुआ है अपनी किताबों के लिए कि अगर किसी को प्रिंटेड चाहिए तो प्रिंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल है, और ई-बुक्स में हर मेजर ऑनलाइन जितने भी ई-बुक्स हैं, जिसमें बार्न्स एंड नोबल्स और गुड रीड्स और सारे वो भी आते हैं, वहाँ वहाँ मेरी किताब ई-बुक फॉर्म में वैसे ही अवेलेबल है। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, ज़रा ये तो आपकी किताब के बारे में हमने बात की, और आपने अपनी तीसरी किताब भी आपकी पब्लिश होने जा रही है माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताओ कि ये शौक कैसे आया कि आप शॉर्ट फिल्म की तरफ आना चाहिए, और इसमें मैंने सुना है कि आपकी अपनी बायोग्राफी है, और कई फेस्टिवल में ये लग चुकी है, तो बायोग्राफी थी क्या? इसमें क्या है ऐसा? क्या सोचा आपने अपने बारे में क्या? दरअसल मुझे लगता है दरअसल मुझे लगता है कि आई हैव अ स्टोरी टेलर्स सोल। तो मुझे लगता है मैं हर एवेन्यू, इवन अपने कॉर्पोरेट जो अभी मैंने बताया जॉब, उसमें भी कहीं न कहीं स्टोरी टेलिंग का तरीका ढूँढ ही लेती हूँ। तो अच्छा। स्क्रिप्ट राइटिंग बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया ना, मेरा एक मोटो रहा था जब मैंने अपने आप को एक सिचुएशन में देखा कि बाहर निकलना मुश्किल है, तो मैंने कोशिश की हर साल एक स्किल डेवलप करने की। ओके। अब स्टोरी टेलिंग एक ऐसा स्किल था, स्क्रीन राइटिंग एक ऐसा स्किल था जो मुझे शौक भी है और वो प्रोडक्टिव हो सकता था। एंड टू बी ऑनेस्ट उस पॉइंट पर मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इससे पैसे भी कमाऊँगी, लेकिन वो फिर हुआ। वो मैंने कोर्स लिया ऑनलाइन और उसमें ना मुझे फॉर्मेटिंग और स्क्रिप्ट लिखते कैसे हैं, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, चीज़ें वो जो बेसिक्स टेक्निकल्स थे ना वो पता चले। नहीं। उसके बाद क्योंकि मेरे पास कहानियाँ बहुत सारी थी, अब मुझे एक तरीका मिल गया तो मैंने खुद के स्क्रीन प्ले लिखने शुरू किए। स्क्रीन प्ले लिखने के बाद मुझे लगता है कि एक मेरे अंदर की एक वो चीज़ है कि जब मुझे एक स्किल मिल जाता है, तो मैं अपने लिए मौके तलाश करती हूँ कि मैं इसको एक अर्निंग सोर्स बनाऊँ। फेसबुक एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप जितना टाइम वेस्ट करना चाहें ना, आप कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली। ट्रस्ट मी ऑन दिस, फेसबुक एक ऐसी जगह है जहाँ से मैंने अपने लिए भी क्लाइंट्स उठाए और अपनी कंपनी के लिए भी उठाए हैं। ओके। कंपनीज़, आई एम आल्सो एसोसिएटेड विद अ production company. I've picked up people that have, become very important part of our teams. तो हाँ। मैं यहाँ पे ये बात करना चाहती हूँ कि जो मैं फ़िल्म्स की तरफ आई थी, उसकी रीज़न यही थी कि ये कहानी कहने का एक ज़रिया था और सबसे बढ़कर मेरा नाम मुझे अपने उस पे चाहिए था, क्रेडिट्स के अंदर एज़ अ राइटर चाहिए था, एज़ अ प्रोड्यूसर चाहिए था और वो एक ख़्वाब था एज़ अ क्रिएटिव पर्सन कि मुझे ये करना है। और ये ऑटोबायोग्राफिकल, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल जो है, ये एक फ़िल्म है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, वन स्टेप टू मैनी। इसके अंदर बेसिकली हुआ यही है, अगेन मैंने आपको जैसे बात बोली अपनी पिछली आपके जवाब में, रेज़िलियंस की कहानी है कि अगर आपकी लाइफ़ के अंदर अगर ये कहानी एक लड़की की है डेफ़िनेटली, और वो गाना गाना चाहती है। और जैसे हमारे यहाँ पे सोसाइटी है, यहाँ पे आप एज़ अ डिसेबल्ड इंडिविजुअल आप किसी मॉल में या कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाओ तो 100 लोग आपको मुड़-मुड़ के देखते हैं। आपको एग्जैक्टली। ऐसे देखा जाता है कि पता नहीं कोई एलियन आ गया है, आपकी अपनी एक एग्जैक्टली। स्पेस नहीं आपको मिलती। तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर कोई डिसेबल्ड बंदी गाना गा रही है बैठ के या स्टेज पे गा रही है, तो वो तो एक एलियन थॉट प्रोसेस है। तो मुझे लगता है इस फ़िल्म के ज़रिए मैं उस चीज़ को एड्रेस करना चाहती हूँ कि ये एलियन नहीं है। और अगर ये एलियन है सोसाइटी के लिए, तो अगर मेरे जैसी लड़की या कोई भी लड़की यहाँ पे कुछ ऐसा करना चाहती है जो कि अभी सोसाइटी को ऑड लग रही है, तो उसको नहीं रुकना चाहिए। हम्म। यू शुड हैव दोज़ पीपल इन योर लाइफ जो आपको कहें इट्स ओके, गो अहेड, डू इट। मैंने एग्जैक्टली। अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ देखा है कि अगर आप, क्योंकि आप एज़ अ डिसेबल्ड इंडिविजुअल पहले ही बहुत सारे सेल्फ डाउट के अंदर हो। तो एग्जैक्टली। अगर आपको एक चीज़, मैं गाना गाना चाह रही हूँ, मेरे दोस्त अगर मुझे नहीं कहेंगे ना कि यार तू ये परस्यू कर, तो मैं तो बैठी रहूँगी इसके ऊपर। तो फ़िल्म भी उसी लिए थी, फ़िल्म उसी पर्सपेक्टिव में है और मैं रेज़िलियंस के साथ-साथ एक सोसाइटी से भी कम्युनिकेट करना चाह रही थी फ़िल्म के ज़रिए कि इट इज़ नॉट अ बिग डील, डिसेबिलिटीज़ हैपन, इट्स ओके, बिल्कुल। बिल्कुल। स्टॉप लुकिंग एट पीपल, मेक मोर स्पेसेस, यू एग्जैक्टली। नो। तो अच्छा। ये है पॉइंट। अच्छा, ज़रा ये बताएं कि जैसे आपने खुद भी शॉर्ट फिल्म बनाई है, आपका क्या ख्याल है कि मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे सोशल मीडिया को किस हद तक रोल प्ले करना चाहिए, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हुँ, सोशल मीडिया तो कहीं ना कहीं रोल प्ले कर ही रहा है। हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल विद स्पेशल नीड्स जो कि काम कर रहे हैं उसके ऊपर, हुँ, और
किसी ना किसी ने अपना कोई पेज बनाया हुआ है, कोई चैनल बनाया हुआ है, लाइक फॉर द अवेयरनेस। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें लैक करता है। तो आपका ख्याल है कि किस हद हम्म। तक उसको रोल प्ले करना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बड़ा स्ट्रांग मीडिया होता है। इस वक्त वैसे सोशल हम्म। मीडिया का दौर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम्म। मेच्योर मीडिया लाइक समझा जाता है। सोशल मीडिया में तो कोई भी खबर, कैसी भी खबर आ जाती है, लोग इसको बाल तो हम्म। मजाक भी समझते हैं बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, मेरा ख्याल है कि बहुत एक अहम किरदार अदा कर सकता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? डेफिनेटली मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो रीच है ना वो सोशल मीडिया से बहुत डिफरेंट है। Exactly. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके उस जनरेशन को हिट करती है जिस जनरेशन में बेसिकली चेंज चाहिए, ताकि ये सोशल मीडिया वाली जनरेशन उसको अडेप्ट करे। एग्जैक्ट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके उन लोगों को कैटर करता है जो टीवी के आगे आज भी बैठते हैं, टीवी लगाते हैं, ड्रामा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, न्यूज देख रहे हैं। ये वो ऑडियंसेस को कैटर करता है। डिसेबिलिटी का कॉज अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्रमोट होता है तो आप उन लोगों से कम्युनिकेट करें जिन्होंने अपने बच्चों के साथ बैठ के कहना है यार ये ऐसे होता है, ये करेक्टर है, ये मैंने देखा है। मैं हमेशा से एक बात करती आ रही हूँ कि डिसेबिलिटी की रिप्रेजेंटेशन ड्रामों और फिल्मों में इसलिए जरूरी है क्योंकि अब इंटरनेशनली ये चीज हो रही है। ये कोई एग्जैक्ट। अलग नहीं है। बिल्कुल। एक शो देखा था मैंने अमेरिका का, उसका नाम था सुपर स्टोर। स्टोर में काम करने वाला एक डिसेबल्ड बंदा उसमें दिखाया गया है, लेकिन वो मेन कैरेक्टर नहीं है, वो एक कैरेक्टर है। तो मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी उस शो की कि बड़े सटल तरीके से उन्होंने दिखाया कि वो बाकी सबके साथ आ रहा है, वो मेन किरदार नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे कहा जाता है या तो डिसेबल बंदा अनअप्रोचेबल है या बिटर है या आपसे लड़ेगा, या तो वो इंस्पिरेशन बन जाता है, महान बन जाता है। बहुत आपको दिखाया जाएगा कि सुपरमैन। फरिश्ता है तो ये फरिश्ते के लिबास में डिसेबल बंदा बैठा है। वो जो मीडियोक्रेसी है, जो नॉर्मल सी है, वो मिसिंग है हमारे यहाँ पे, वो है ही नहीं। उसका कोई तस्वुर ही नहीं है। डिसेबल बंदा उठ के बुरे मूड में भी हो सकता है, उसको 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 ये चीज बुरी भी लग सकती है, वो भी गुस्से में आ सकता है। वो भी एक मतलब नॉर्मल सी मैंने नहीं देखी है रिप्रेजेंटेशन में। हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है ठीक कि है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नॉर्मल लाइट में कैरेक्टर्स को दिखाएगा, तो ही हम उस जनरेशन को बताएंगे कि इट्स ओके, ये जवान लड़की है, ये बेचारी नहीं है अगर व्हील चेयर पे आ गई, पार्ट ऑफ लाइफ है ये। सो हम्म। मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बड़ी लैकिंग में है। हमें ऐसे कैरेक्टर्स दिखाने हैं इन लोगों को कि ये चेंज अंदर से निकले। क्योंकि हम चीखते रह सकते हैं, हम बोलते रहेंगे, बिल्कुल। सेमिनार्स कर लेंगे, वर्क, जब तक दिमाग में नहीं जाएगा ना ये पिछली जनरेशन के कि ये ओके। क्योंकि एग्जैक्टली। आप यकीन माने, ये जनरेशन को ये ये बात जरूरी समझ। नहीं है कि बिल्कुल। मैं बैठ के यहाँ प्रचार ही करूंगी या मैं इंस्पायर ही करूंगी। नो, आई कैन ऑल्सो बी लाइक कि यार लेट्स गो आउट एंड हैव अ कॉफी, मेरा एग्जैक्ट। मूड खराब है। हम्म। तो वो मिसिंग है। हम्म। अच्छा दादा, अगर आपको मौका मिले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने का, तो आप क्या आप करना चाहोगी? मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी, अगर मुझे मौका मिलता है ऐसी कहानी कहने का तो मैं जरूर कहना चाहूंगी। एंड आई विल मेक श्योर कि ये जो कैरेक्टर हो, ये उस लाइट में आए कि मैं कहूँ कि अच्छा यार ये वो बंदी है जिसमें मेरे साथ कॉलेज में भी साइड पे आके बैठेगी, मैं हाय अल्लाह तुम कैसे करती हो नहीं करूंगी। क्योंकि एग्जैक्ट। ये जो हाय अल्लाह हमारे अंदर से निकलता है ना, ये लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से निकलता है। बिल्कुल ये बिल्कुल जो सही। हाय बेचारी निकलता है ना, ये पता नहीं है इस वजह से निकलता है। तो वो बिल्कुल। जरूरी है केटर करना। आई होप कि आपको इसी इंटरव्यू के बाद कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से का कोई ऐसी ऑफर आए और आप वहाँ पे काम करो, और हम भी देखें और एंजॉय भी करें, और अवेयरनेस भी हो। बिल्कुल सही इंशाल्लाह। अपने के जो हमारी पहली जनरेशन है, पुरानी जनरेशन है, वो अभी भी हम्म। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फॉलो करती है, और जी। उनके अंदर अवेयरनेस की जरूरत है। हमारी जनरेशन या हमारे बाद के लोग जैसा आप लोग हो, उनके अंदर अब काफी हद तक अवेयरनेस आ चुकी है, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो सोसाइटी में स्पेशल पर्सन को इंक्लूड भी करते हैं। उनसे आप ये नहीं सुनोगे कि हाय बेचारी या हाय क्या हुआ। नो बडी आस्क यू कि आप क्या, आपको क्या हुआ था। लेकिन हमारी पुरानी जनरेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, अनफॉर्चुनेटली। लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो ये बहुत ज़रूरी है। हम्म। अभी आपने अभी हमने डिस्कस किया आपकी बुक्स के बारे में, आपकी शॉर्ट फिल्म के बारे में, ये तो आपके सारे पर्टिकुलर्स हो गए। इसके अलावा आपने ये भी बताया अपने स्टार्ट में कि
आप फ्रीलांसिंग भी करती हैं जो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग है। अच्छा, इसके अलावा ये बताओ कि फारिग औकात में क्या करती हो, हॉबीज क्या हैं? सिंगिंग, जैसे मेरी फ़िल्म में सिंगिंग का शौक है मुझको, और मैं रीडिंग करती हूँ, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है काफ़ी। और इसके अलावा वैसे मेरे फ़ारिग वक़्त में भी मैं लिखना ही पसंद करती हूँ, मुझे लिखने का बड़ा शौक है, मैं एमेच्योर पोएट्री भी कर लेती हूँ। हम्म। और ज़्यादातर वही सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर लिया, ये टाइम है, टाइम गुज़ारने के लिए। तो सिंगिंग किस टाइप की, लाइक स्लो म्यूजिक, फास्ट म्यूजिक, किस तरह का म्यूजिक पसंद है? जस्ट म्यूज़िक, बस वैसे ही मुझे ना अपनी वॉइस वॉइस के साथ एक्सपेरिमेंट करने का शौक है, गाना गाने का शौक है, तो कोई अच्छा सा वो हॉबी है मेरी। कोई अच्छा सा गाना ही सुना हुँ? दो हमें, ताकि नहीं, हम। इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे पब्लिक वाली अच्छी नहीं है, ये हॉबी है। अच्छा, हॉबी है। अच्छा, पब्लिकली नहीं गा जी। सकते? ओके नहीं, ओके। गाती हूँ, लेकिन ये है कि इतनी इतनी अच्छी नहीं है। इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, और हुँ, फ्रेंड्स तो बनाती होगी, सोशल हो यकीनन। जी, जी, काफ़ी सोशल हूँ। काफी सोशल। दैट्स गुड। जी, अच्छा, ज़रा ये बताओ कि आपके आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज को क्या है, क्या फेस करना पड़ता है सोसाइटी हुँ। के अंदर, किस किस्म के चैलेंजेस हैं उनको सबसे ज़्यादा, और वो किस तरीके से रिजॉल्व किए जा सकते हैं, आप क्या कहती हैं? मुझे लगता है वुमेन विद डिसेबिलिटीज को, अगेन जो एक हम जनरल डिसेबिलिटी से रिलेटेड बात करते हैं, इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी, वो सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है। आई थिंक जो स्पेसिफिक टू वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैं, वो आई थिंक नॉट बीइंग सीन एज पोटेंशियली अ मैरिड एस्पेक्ट है। मुझे लगता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में ना अब डिसेबिलिटीज को सेक्सुअल राइट्स और मैरिटल राइट्स राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक ये एक टैबू चल रहा है दैट जो डिसेबल्ड वुमेन है, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मैरिज वर्दी। वर्दी वर्ड मैं थोड़ा सा उस हिसाब से बोल रही हूँ कि उनको अभी कंसिडर ही नहीं किया जाता। ओके। तो अब ये प्रॉब्लम, मुझे लगता है मैं इसके ऊपर काफी काम अपने ओन पे भी कर रही हूँ, मेरा पूरा इरादा है कि मैं इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट भी करूँ, क्योंकि मुझे लगता है इट्स वेरी अनफेयर। और उस चैलेंज के साथ जो एक साउथ एशिया में मुझे लगता है वुमेन, और अभी तो इंडिया में ये चीज काफी बेटर हो गई है, वी सी वुमेन विद डिसेबिलिटीज इन मैरिजेस, लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है अभी भी हम कहीं ना कहीं मेजरली इस चैलेंज से दो चार हैं कि वुमेन आर स्ट्रगलिंग इन दिस एस्पेक्ट, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको लगता है कि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर अगर हम कोई, आप ऐसा कह रही हैं मैं इस पर काम कर रही हूँ और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी अवेयरनेस दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है किसी हद तक, और एक्सेप्टेंस आ सकती है, ये टैबू खत्म हो सकता है, जो सोशल टैबू है एक खास खास तौर पे वुमेन के ऊपर? आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज आ सकता है, जैसा कि अभी आपने कहा कि इंडिया में भी आ सकता है। आ इंडिया आ सकता है, अगेन वही बात है ना कि एक इंस्टिल करने की बात होती है हमारे यहाँ पे, जब नेगेटिव चीजें बड़ी आसानी से इंस्टिल हो जाती हैं, अलग अलग बिलीव्स इंस्टिल हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक गाना ट्रेंड होना शुरू होता है ना, तो हर दूसरा बच्चा उस गाने को गाना शुरू हो जाएगा, सकता कैमरा पकड़ के सामने बैठा है, वो गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। तो है? ये लोग इस काबिल हैं क्या आइडियाज ग्रास्प कर सकें? हम्म। मुझे लगता है कि वो जो फोकस है ना, उसको सही जगह पे लाने की जरूरत है। तो सही। ये जो आज चीजें ना ग्रास रूट लेवल, जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोला, अगर हम ऐसा कोई ड्रामा दिखाते हैं, कोई फिल्म इस जनरेशन की, है। जहां पे हम इस चीज को इस बिल्कुल। लाइट में दिखाएं, मैं खुद ये करना चाहती हूँ कि आपको बताया जाए कि यार ये लड़की है, ये इस शी इज अ पर्सन हु कैन गेट मैरिड टू योर सन, इसमें हम्म। कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है, एक डिसेबिलिटी है, लेकिन एक वो लाइफस्टाइल है, बिल्कुल एक डिफरेंट लाइफ है, शी कहा इज अ कि जो वुमन। लाइफ स्टाइल है इसको समझने की जरूरत है, कि जो जी। डिसेबिलिटी है वो आपकी कोई ऐसी बीमारी नहीं है, इलनेस नहीं है, या हम्म। लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है। गॉड फॉरबिड कि अगर आपको, हाँ, नहीं नहीं, हाँ, वो एक अलग यस, सिचुएशन है, एक अलग सिनेरियो है, अलग सिस्टम है। लेकिन अगर आपका एक लाइफस्टाइल है और आप हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं और एक हम्म। बिल्कुल ही एक नॉर्मल रोल प्ले कर रहे हैं, एक बल्कि इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, हम्म। मेरा ख्याल है हम्म। कि फिर एक्सेप्टेंस हो सकती है और होनी होना चाहिए। चाहिए, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वाइड, इवन आपने जिक्र किया, मैं आपको एक बताती हूँ, एक इन्फ्लुएंसर है, यूएस में वो रहती हैं, वो ब्रीदिंग पाइप के साथ हैं, शी इज मैरिड विद 2 चिल्ड्रन।
ओह दैट्स एंड ग्रेट। शी गेव बर्थ टू देम, यस, एंड दैट जस्ट, मुझे लगता है कि वो लेवल ऑफ अवेयरनेस या वो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, इंक्लूजन हमारे यहाँ पे भी हो सकती है। देखें, इंसान है ना, नेशनैलिटीज बदलती हैं, जगह बदलती है, पर इंसान की साइकी सिमिलर ही है। ये इनफैक्ट बात सिर्फ अवेयर होने की है, ये बात सिर्फ उस एक्सेप्टेंस को अपने अंदर लाने की है। तो अगर बाहर के मुल्क में एक औरत विद अ विंड पाइप कैन हैव 2 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे वो चीज क्यों नहीं हो सकती है? एक इंसान को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता एज अ पर्सन? देखिए, हम लोग कहते हैं ना पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो बिल्कुल पर्सन पहले आता है, डिसेबिलिटी बाद में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये अमेरिका में या फ्रांस में या यूके में एक्सेप्टेड है, तो आप पाकिस्तान में करवा सकते हो। फटी हुई पैंटें बड़ी जल्दी हम पहन लेते हैं ना, बाहर लोग फटी हुई पैंटें पहनना शुरू करें या एक्चुअली लाल बाल करवा लें। तो हाँ बिल्कुल सही कहा, जरा ऐसी चीजों में हम बड़े तेज हैं जहाँ हमें लगता है कि कोई इतनी मुशक्कत नहीं है, कोई जी। इतना ऐसा, ये नहीं कि कोई ऐसा वो नहीं है कि ठीक है इजी गोइंग है, हम्म, हम कर जी लेते हैं। जहाँ पे लगता है जी, कि नहीं नहीं ये थोड़ी सी मुश्किल है, एफर्ट है। तो डेफिनेटली चलिए हम्म, होपफुली इंशाल्लाह सोसाइटी में हमारी न्यू जनरेशन के लिए ये मसाइल हल हों और इस तरह के सोशल टैबू इंशाल्लाह। एलिमिनेट हों, हम यही चाहते हैं इंशाल्लाह। अच्छा इसके अलावा आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी फॉर द PWDs? आई थिंक सबसे बड़ी बात जो मैं एक पीडब्ल्यूडीज को कहना चाहूंगी वो यही है कि स्किल डेवलपमेंट इज द वे। आप जितना, जितनी भी कैपेबिलिटी, अगर आप बाहर जा सकते हो या बाहर नहीं भी जा सकते हो, आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है, अपने स्किल्स को डेवलप करें। जब आप अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं तो आप अपने लिए खुद रास्ते खोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। एजुकेशन से, आजकल एजुकेशन को ना ऐसे वो देखते हैं, वो साइड रख देते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया की पोस्टें बनानी आती हैं तो आप एक बीबीए के स्टूडेंट से ज्यादा कमा रहे हो, मैंने देखा है अपने अंदर। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड बड़ा जरूरी है कि अगर चीजें नहीं है, अगर इंक्लूजन नहीं है, अपॉर्चुनिटी, आप खुद इसको कैसे बना सकते हो? क्योंकि आप वेट तो नहीं ना कर सकते सुपरमैन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, यू हैव टू मेक योर ओन वे। तो स्किल्स डेवलप करें एंड ट्राई कि ये जो सोशल मीडिया है ना, इसका बेस्ट यूज करें। क्योंकि मुझे लगता है हम सोशल मीडिया को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ले रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया में स्कोप है, वो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। तो पीडब्ल्यूडीज को मेरा यही मैसेज होगा, स्किल्स डेवलप करें, पॉजिटिव रहें और अपने लिए खुद मौके पैदा करें, और ये पॉसिबल है। आपने अपने आप को ना नहीं कहनी है, क्योंकि बाकी बहुत लोग हैं आपको ना 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 बोलने वाले। खुद को यस ही बोले। वेक अप एवरी डे एंड से यस, आई कैन डू दिस, आई गॉट दिस। थैंक यू सारा, बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने PWDs को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू। वंस अगेन। और बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहूंगी और नेक्स्ट फिर किसी एक और बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। हाफिज।